एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वी अपने दादी के फ्यूनरल में होता है और वहां से आने के बाद वो सीधा उनकी फोटो को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। उसके फैमिली वाले उसकी चिंता करते हैं, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि उसे कुछ देर के लिए अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी दादी की फोटो को देखकर रो रहा होता है और कहता है कि जैसा आपने मुझसे कहा था खुश रहने के लिए, मैं रहने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। आप तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन अब सान भी मुझसे दूर दूर है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। इधर हम सान को देखते हैं जो अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को देख रहा होता है। सान के पास में वी का परफ्यूम होता है और उसे वी की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो उस परफ्यूम की वजह से वी को याद करने लगता है। वही दूसरी तरफ हम ताओ को देखते हैं जो गॉडेसेस नोआ से कह रहा होता है कि प्लीज आप सान के साथ में ऐसा मत कीजिए। वो आपको पहले से ही बहुत मानता है, वो लोगों की मदद करता है, बल्कि आपके जो भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स को वो फॉलो भी करता है। प्लीज आप उसकी कहानी को ऐसे खत्म मत कीजिए। फिर वही दूसरी तरफ हम सान और डॉक्टर थर्ड को देखते हैं। थर्ड सान से कह रहा होता है कि आज वी की दादी का फ्यूनरल था और तुम उसके साथ में नहीं होने की वजह से वो और भी ज्यादा अपसेट था, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उसे सच सच बता देना चाहिए और साथ में इस टाइम पे तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। बट सान उसको मना करता है और कहता है कि अगर इस टाइम पे मैं उसके साथ रहूंगा तो वो मुझे देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की मेरी हालत है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखो। ये बात सुनकर तो थर्ड को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम वी के प्यार की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुमने सोचा भी है कि अगर वी को इस बात का पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? अगर तुम इस टाइम पे उसे सारी चीजें नहीं बताओगे तो वो जिंदगी भर अपने आप को तुम्हारी मौत का गुनहगार समझेगा। नेक्स्ट दिन में हम वी को देखते हैं जिसे मिलने के लिए थर्ड आता है और इस मोमेंट पे वी ने इतना ज्यादा ओवरथिंक कर लिया है कि वो उसे कहता है कि सबके सब मेरी वजह से परेशान होते रहते हैं। वी कहता है कि मैं जितना इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ वैसे मुझे पता चल रहा है कि सान मुझे छोड़कर क्यों गया है। मुझे याद है कि उस दिन मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे उठा तो फिर मेरी बॉडी में कोई भी निशान नहीं था। तो हो सकता है कि सान ने मुझ पर उस 5 कलर स्टोन का यूज किया जिसकी वजह से मैं बच गया, और जो सान की बची खुची लाइफ थी वो मेरी वजह से छीन गई, इसलिए सान मुझसे नफरत करता है और मुझसे मिलना नहीं चाहता। बट थर्ड उसे बताने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा है। फिर वो उसे बताता है कि सान उससे इसलिए नहीं मिल रहा है ताकि वो उसे इस वीक कंडीशन में ना देखे और उसे ऐसी हालत में देखकर अपने आप को गिल्टी फील ना कराए। ये बात सुन के वी को समझ में आ जाता है कि थर्ड को सान के बारे में पता है, इसलिए वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे एक बार सान से मिलने दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और कहता है कि प्लीज मुझे इस गिल्ट में मत जीने दो कि मुझे ऐसा लगे कि मेरे वजह से सान की मौत हुई है। मैं बिल्कुल भी नहीं जी पाऊंगा। डायरेक्ट हम फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सान की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है और इधर थर्ड ने वी को ला लिया है सान से मिलने के लिए। बाहर ताओ थर्ड से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वी को सान से मिलाने के लिए क्यों लाया? जितना वो दोनों अलग रहते उतना वी के लिए अच्छा होता। बट थर्ड उसे बताता है कि अगर वो दोनों अलग रहेंगे तो फिर सान के जाने के बाद वी अपने आप को इन सारी चीजों का गुनहगार मानेगा और जितनी तकलीफ उसे अभी नहीं होगी उससे कई ज्यादा तकलीफ उसे बाद में होने वाली है। अगर वो दोनों साथ में रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, एटलीस्ट कुछ पल तो वो दोनों साथ में बिता पाएंगे। इधर हम वी को सान के पास देखते हैं जो उसे ऐसी हालत में देखकर उसके बारे में पूछता है, बट सान उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो उसकी चिंता ना करे। वी उससे कहता है कि उसे सारी बातें समझ में आ गई है और वो इन सारी चीजों के पीछे खुद को दोषी मानता है। बट सान उससे कहता है कि इन सारी चीजों के पीछे उसे अपने आप को गुनहगार मानने की जरूरत नहीं है। याद है जब तुम मर रहे थे तब तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे मरने का कोई गम नहीं है क्योंकि ये जिंदगी तुमने मुझे बचाते हुए खोई है। तो वैसा ही मेरे साथ भी है, मुझे किसी भी चीज का कोई गिल्ट नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। बट वी रोने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बगैर नहीं रहना है। एक तो पहले ही मेरी दादी चली गई और अब तुम भी चले जाओगे तो फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे इस तरीके से छोड़ के चले गए तो फिर मैं जिंदगी भर अपने आप को इस चीज का दोषी मानूंगा। सान कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम इन सारी चीजों का गुनहगार खुद को मानोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फिर वे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम प्लीज मेरे साथ में रहो और जितना भी वक्त तुम्हारे पास में बाकी है मैं चाहता हूँ वो सारा वक्त तुम मुझे दो और इन सारे पलों को मैं जिंदगी भर अपने पास रखना चाहता हूँ। सान भी उसकी बात को समझ जाता है और वो उसके साथ घर जाने के लिए राजी होता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान और वी वापस घर आ चुके होते हैं। सान वापस घर आ गया है, ये चीज जान के सब लोग बहुत खुश होते हैं। और फिर चू सबसे कहती है कि जब तक दादाजी अपने साथ में है तब तक कोई भी दुखी नहीं होगा, बल्कि इस घर में मातम की जगह खुशहाली का माहौल होगा। बट फिर भी चू की मम्मी रोने लगती है। हमारा सान उनसे कहता है कि आपका चेहरा ऑलरेडी बहुत फनी लगता है और रोते हुए तो और भी ज्यादा बेकार लगता है, इसलिए प्लीज आप रोया मत करो। फिर चू और उसकी मम्मी हंसते हुए सान को हक करते हैं और फिर वो लोग आते हैं घर के अंदर। वो सब लोग मिल के फैमिली डिनर करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पकवान बने होते हैं। वी भी सान को अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। फिर हम रात में देखते हैं कि वी छत पे तारे देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सान आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम स्पिरिट्स पे भरोसा करते हो। फिर वी उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें देखने के बाद तो मुझे हर चीज पे भरोसा है। फिर सान उससे कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा ना, तो फिर मैं उस तारे के रूप में वहाँ ऊपर रहूंगा और तुम्हें हमेशा देखता रहूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहो और खुश रहो, और जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो फिर तुम ऊपर आसमान की ओर देखना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बुद्धा टेम्पल में आए होते हैं और फिर वी अपनी दादी से भी मिलाता है। वो लोग उस रेस्टोरेंट में भी टाइम बिताने के लिए जाते हैं जहाँ पर सान ने फर्स्ट टाइम वी को प्रपोज किया था। वो दोनों फोटोशूट भी करवाते हैं और फैमिली फोटोज भी खींचते हैं ताकि सान के जाने के बाद में उसके पास में बहुत सारी यादें रहे। वी और सान को कपल फोटोज खींचता हुआ देख आंटी रैट बहुत ज्यादा रो रही होती है और अंकल के पूछने पर वो उसे बताती है कि कल गॉडेस नुआ का बर्थडे है। कल सान उन सब लोगों को छोड़कर चला जाएगा, बट अंकल उन्हें तसल्ली देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी सान की बॉडी को देखता है कि उसकी बॉडी किस तरीके से खराब हो चुकी है, बट सान उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, और फिर वो उसे किस करता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट डे हम मिस वाटफा को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उस हादसे के बाद तो उसकी जिंदगी ने यू टर्न ही ले लिया और उसके दिन इतने ज्यादा बुरे चल रहे हैं कि जब वो कैन की बोतल खोलती है तो वो डायरेक्ट नीचे गिर जाती है। बट तभी उसे एक पैम्पलेट दिखता है और उसमें गॉडेस नुआ के बर्थडे के बारे में लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आंटी रैट चू को बता रही होती है कि सान ने कहा है कि वो लोग मंदिर चले जाए, वो थोड़ी देर बाद में आ जाएगा। बट चू उनसे पूछती है कि उन्हें मंदिर में जाना क्यों जरूरी है, क्या वो अपना आखिरी समय इस घर में नहीं बिता सकते हैं। बट उसकी मम्मी बताती है कि ताऊ ने कहा है कि अगर वो अपना आखिरी समय भगवान की पूजा करने में बिताएंगे तो फिर उनकी आत्मा को एक सही दिशा मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि ये लोग मंदिर में आ चुके हैं और वहाँ पर थर्ड भी होता है। ताऊ सान को बताता है कि अगर मिडनाइट के पहले वो रिवर्स सेरेमनी नहीं की गई तो फिर सान की मौत हो सकती है। बट सान उससे कहता है कि मुझे इस बारे में पता है, तुम इस चीज की चिंता मत करो। और इधर हम मिस वाटफा को देखते हैं जो बाइक राइडिंग करते हुए आ रही होती है और अभी मिडनाइट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी है। सान को फिर से खांसी आने लगती है और सान को ऐसे कमजोर देखकर सब लोग सान के पास जाते हैं। सान आंटी से कहता है कि थैंक यू, आपने इतने सालों तक मेरा ध्यान रखा। बट आंटी रोते हुए कहती है कि हमें अच्छा लगता था आपका ध्यान रखना, आप हमारे बहुत अच्छे दादाजी है, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। और वो चू से भी कहता है कि वो अपना ध्यान रखे। चू रोते हुए कहती है कि दादाजी, मुझे आपकी सारी बातें मान लेनी चाहिए थी और कभी आपसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था। सान उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और जो भी तुम मुझसे आर्ग्यू करती थी उन सारी चीजों की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मेरे जाने के बाद अपने पेरेंट्स को ज्यादा परेशान मत करना और हमेशा खुश रहना। वो वी से भी कहता है कि उसके जाने की वजह से वो भी ज्यादा दुखी ना हो। वी सान से कहता है कि ये जिंदगी सान की दी हुई है, इसलिए वो हमेशा खुश रहेगा। भले ही सान के बगैर खुश रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो हर कोशिश करेगा कि वो उसके बगैर खुश रहे। वी को सान से दूर किया जाता है ताकि वो आगे की पूजा कर सके। तभी हम देखते हैं कि बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है, इसलिए उसे देखने के लिए थर्ड बाहर जाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर मिस वाटफा आ चुकी है। सान इधर अपनी पूजा कर रहा होता है और तभी अचानक से उसे दर्द होने लगता है। मिस वाटफा मंदिर के अंदर आती है और उसे देखकर चू उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बट मिस वाटफा कहती है कि मैं यहाँ पर शांति के लिए आई हूँ, ना कि किसी झगड़े के लिए। बट चू उससे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमें तुम्हारी शांति की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिस वाटफा तभी उसे एक चीज दिखाती है जिसमें एक छोटू सा पत्थर होता है। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस वाटफा उस पत्थर को देख रही होती है।
बट तभी वहाँ पर एक मक्खी आ जाती है, जिसको हटाने के चक्कर में वो पत्थर नीचे गिर जाता है। फिर जब वो उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि उस पत्थर का एक टुकड़ा बाहर निकल गया है। फिर वो उस पत्थर को भी सेफली रखती है और आज वो पत्थर यहाँ पर लाई है ताकि सान की शायद कुछ मदद हो जाए। ताओ से इस बारे में पूछने पर वो कहता है कि उसे भी नहीं पता कि ये पत्थर काम करेगा या फिर नहीं। तभी हम देख पाते हैं कि 12 बजने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी है और ताओ ने रिवर्स सेरेमनी करने के लिए कुछ लाया भी नहीं होता है। जल्दी जल्दी में वो सिर्फ इतना कहता है कि हमें उस पत्थर को पीसना पड़ेगा और सान को पानी के साथ देना पड़ेगा। बट तभी ऑलमोस्ट 12 बजने ही वाले हैं और इधर सान भी दर्द से चिल्ला रहा होता है। इसलिए जल्दी जल्दी में मिस वातफा वी का हाथ पकड़कर उसे डायरेक्ट वो पत्थर खिला देती है। लेकिन अब 12 बज चुके हैं और सान को अब बहुत ज्यादा अनबेरेबल पेन हो रहा है और ऐसे ही सान की सांसें तड़पते तड़पते बंद हो जाती है। वी उसके पास आता है और उसे ऐसे देखकर रोने लगता है। बट तभी अचानक से एक चमत्कार होता है और सान पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ताओ गॉडेसेस नुआ से थैंक यू कहता है सान को बचाने के लिए और वो उनसे कहता है कि प्लीज आप ये रिवर्स सेरेमनी एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम देख पाते हैं कि सान पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और इस मौके का फायदा उठाते हुए मिस वातवा कहती है कि वाह क्या अच्छा मोमेंट है, आप लोगों के लिए मैं उस पत्थर का प्राइस घटा देती हूँ और आपको सिर्फ मुझे देने पड़ेंगे 5 मिलियन। और तभी बिजली कड़कने लगती है और ये देखकर मिस वातवा कहती है कि अरे भाई नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। और वो वहाँ से डर के भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि सान वी से कहता है कि अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान और वी बड़ी खुशी से सबको इनवाइट कर रहे होते हैं गॉडेसेस नुआ के बर्थडे में। इधर हम चू और ताओ को साथ में मंदिर में देखते हैं, जहाँ पर ताओ अपने एंसेस्टर्स को बता रहा होता है कि जो मिशन उसे मिला था सान को बचाने का, वो मिशन उसने कंप्लीट कर दिया है और अब वो इस मंदिर का और भी अच्छे से ध्यान रखेगा। बट तभी चू के मन में एक सवाल आता है और वो ताओ से पूछती है कि मुझे अब तक समझ में नहीं आया है कि वी और उस लड़की में से कौन असली मिस वात थी, क्योंकि उस पत्थर ने दोनों को आंसर किया था और जब रिवर्स सेरेमनी हुई थी तब उन दोनों ने मिलकर सान को बचाया था। बट ताओ उससे कहता है कि जो हो गया है उसे छोड़ दो और पुरानी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे भी सान वी को पसंद करता है और वो उसके साथ खुश है, इसलिए हमें इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि गॉडेसेस हमें ये समझाना चाहती हो कि हमें पास्ट की चीजों को पास्ट में ही रहने देना चाहिए और हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए और उसी को जीना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम वी और सान को देखते हैं, जहाँ पर वी आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी सान वहाँ पर आता है और वो उससे कहता है कि कल हमें जल्दी उठना है और तुम अब तक जाग रहे हो। वी उसे बताता है कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी सान के साथ में शादी हुई है और वो उसके साथ में ऐसे खुश भी है। फिर सान भी उससे कहता है कि हाँ, ये बात तो मैंने भी कभी सोची नहीं थी। अगर कोई मुझसे पहले ये कहता कि मेरा सोलमेट ऐसा दिखता है तो फिर मैं उसे जरूर मारता। बल्कि ताओ ने तो मुझसे कहा भी था कि तुम मेरे सोलमेट हो और मैंने उसे सच में मारा था। फिर वी उससे कहता है कि क्यों, क्या खराबी है मेरी शक्ल में? बट सान उसे जवाब नहीं देता और वो डायरेक्ट उसे किस करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गॉडेसेस नुआ को तैयार किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। सान और वी सबको खाना बांट रहे होते हैं और दूर से बेचारा थर्ड बस उसे देख रहा होता है। तभी ताओ थर्ड के पास में आता है और वो समझ जाता है कि थर्ड के मन में क्या चल रहा होगा। फिर वो उससे कहता है कि सुबह तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरा फॉर्च्यून देख के दो, तो उस हिसाब से मुझे पता चला है कि तुम्हें जल्दी से तुम्हारा सोलमेट मिलने वाला है। थर्ड कहता है कि आई होप तुम्हारी बात सच निकले। फिर हम सान और वी को देखते हैं जो गॉडेसेस नुआ से थैंक यू कह रहे होते हैं और वो उनसे कहता है कि आज तक उन्होंने जो उसे प्रोटेक्ट किया और वी से मिलाया, उन सारे चीजों के लिए थैंक यू। और इन सारी चीजों से उसे एक चीज का पता चला है कि हमें कभी भी अपने पास्ट को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जीने से हमें सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है और कुछ नहीं। इसलिए अभी वो ध्यान रखेगा और अपने प्रेजेंट में ही जिएगा। और वो वी से भी प्रॉमिस करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूँगा। वी उससे कहता है कि तुम्हारा मेरा साथ होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ में हमारी ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।